हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा मूल विधि का एमसीक्यू टाइप पार्ट 2 है। इसमें हम जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लेकर कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो पे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर लेवल बहुत हाई है, तो देखिए उसमें लेवल हाई नहीं था क्योंकि वो सब रिपीटेड क्वेश्चन थे। उसमें से 90% क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब वो वही लेवल मैंने रखा हुआ है जो बाकी के क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लोग लेवल को लेकर पैनिक मत होइए, क्योंकि लेवल वही है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। धारा 198 के तहत अभियोजन लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही है। इसके बारे में डिटेल में जो दिया हुआ है 198 में विवाह के खिलाफ अपराध के लिए अभियोजन, जो धारा 198 है हमारे, उसमें ये दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या उसे 2G भी पढ़ सकते हैं में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? तो देखिए जो हमारी धारा 2C है इसमें प्रासंगिक अपराधों के विषय में परिभाषित किया गया है। जो हमारा 2C है उसमें प्रासंगिक जो अपराध है, हमारे संगीन अपराध जो आते हैं उसके विषय में परिभाषित किया गया है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, संज्ञेय अपराध में से ऐसे अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। हमारा ऑप्शन बी है, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उच्च राज्य का उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी है हमारा उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा केवल ए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, क्योंकि इसका वर्णन जो है, जो हमारी ये दोनों ऑप्शन ए और बी हैं, इसका वर्णन धारा 2C में किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में इस चीज़ों का वर्णन किया गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ए 15 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 19 वर्ष और डी दिया हुआ है 21 वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा ए है 15 वर्ष, यही सही ऑप्शन है। 15 वर्ष की दशा में इतने वर्ष तक के बालक अथवा बालिका अगर किसी अपराध के साक्षी हैं तो विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर ही लिया जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रासंगिक है अथवा अप्रासंगिक, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लिखित प्रावधान से होता है? ऑप्शन ए है हमारा भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी है साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सी है पुलिस रेगुलेशन और ऑप्शन डी है हमारा दंड प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है यही सही आंसर है। दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा ही ये जो प्रासंगिक अपराध, अप्रासंगिक, जमानती, गैर जमानती, इसका निर्धारण किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन हमारा ये है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 190 धारा 190, ऑप्शन बी दिया हुआ है 191, ऑप्शन सी दिया हुआ है 192 और ऑप्शन डी दिया हुआ है हमारा 193। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है यही सही आंसर है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल जो दिया हुआ है धारा 193, इसमें दिया है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जो कोई शासक किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रिया में उपयोग लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकती है, दंडित किया जाएगा अथवा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात हमारे जो धारा 193 है 193 है, इसमें यह दिया गया है कि अगर वो चाहे तो साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य का गढ़ता है, मतलब उसे बनाता है, तो दोनों ही दशा में उसे कम से कम 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा, मतलब दोनों दंड दिया जा सकता है उसे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सफ़ेदपोश अपराधों में शामिल है? तो देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ए दिया हुआ है गबन करना, बी दिया है रिश्वत लेना और सी दिया है जमाखोरी करना। ये तीनों ही हमारे जो है सफ़ेदपोश अपराधों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी अपराध नहीं होगा, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा। ऑप्शन ए, यदि वह सहमति से किया जाता है। ऑप्शन बी है हमारा, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया हो। ऑप्शन सी है, यदि वह संयुक्त है। और ऑप्शन डी है हमारा, यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पिछला वीडियो था उसके बारे में भी आत्मरक्षा के अधिकार के विषय में डिटेल से बात हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है, यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार में प्रयोग में किया गया है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो हमारा ऑप्शन यहाँ ए है 1990 में। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है धारा 7, ए है ऑप्शन नंबर बी है हमारा धारा 8, ऑप्शन सी है धारा 9 और ऑप्शन सी डी है 10, धारा 10। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी है धारा 9, यही सही आंसर हमारा। धारा 9 के अंतर्गत जो हमारा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है उसकी धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग का गठन उपबंधित है। आयोग गठन का देखिए, हमारा जो आयोग गठित किया गया है उसका वर्णन किया गया है धारा 3। धारा 3 में आयोग के गठन का उपबंधन है। ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे बी, यही सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है। घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है धारा 3 के ही अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन बी सही है, धारा 3 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। ऑप्शन ए है संज्ञेय और जमानती, ऑप्शन बी है असंज्ञेय और जमानती, ऑप्शन सी है संज्ञेय और अजमानती और ऑप्शन डी है हमारा असंज्ञेय और अजमानती। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारा संज्ञेय और अजमानती, यही हमारा सही आंसर है। घरेलू हिंसा से जो संरक्षण अधिनियम है इसकी धारा 31 के अंतर्गत संज्ञेय और अजमानती के रूप में इसे वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000, जो हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 है, इसके अंतर्गत किशोर या बालक के प्रति क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान करती है। ऑप्शन ए है धारा 22, ऑप्शन बी है धारा 24, ऑप्शन सी है हमारा धारा 23 और ऑप्शन डी है हमारा धारा 25। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सी है धारा 23, धारा 23 के अंतर्गत जो हमारा है इस क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 है उसकी धारा 23 के अंतर्गत क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में भीख मांगना को परिभाषित किया गया है। भीख मांगने को परिभाषित किया गया है हमारा धारा 2 में। ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा सही है, जो हमारा किशोर न्याय अधिनियम है उसकी धारा 2 में भीख मांगने को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बालगृह के संबंध में उपबंध। बालगृह के संबंध में उपबंध के लिए ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए है धारा 34, ऑप्शन बी है धारा 35, ऑप्शन सी है धारा 36 और ऑप्शन डी है हमारा धारा 37। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है धारा 34, इसी के अंतर्गत हमारा बालगृह के संबंध में उपबंध किया गया है। ये बालगृह के संबंध में उपबंध धारा 34 के अंतर्गत ही किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में अध्याय एवं धाराओं की संख्या। इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 6 अध्याय 70 धाराएं, ऑप्शन बी है 5 अध्याय 70 धाराएं, ऑप्शन सी है हमारा 7 अध्याय 70 धाराएं और ऑप्शन डी है हमारा 8 अध्याय और 70 धाराएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बी है वो है 5 अध्याय और 70 धाराएं, यही हमारा सही ऑप्शन है। आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। जो हमारा SC एक्ट 1989 है इसके अंतर्गत कुल हमारी 23 धाराएं हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है, इसके अंतर्गत हमारी 23 धाराएं हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस जाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित किया जा सकता है।
किसके द्वारा यहाँ पूछने का अर्थ है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है हमारा राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है हमारा संसद द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा, यही सही आंसर है। यहाँ पे किसी जाति को SC या ST घोषित करना राष्ट्रपति का कार्य है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं। जो हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 है इसके अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है 215, ऑप्शन बी है 216, ऑप्शन सी है 217 और ऑप्शन डी है हमारा 218। यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी है 217 यही सही आंसर है, क्योंकि जो हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 है इसके अंतर्गत कुल 217 धाराएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्न में से किनसे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है दृश्य टायर मार्क्स, ऑप्शन बी है स्किड मार्क या ग्लास पेंट, ऑप्शन सी है ब्रेकिंग पार्ट्स, ऑप्शन डी है हमारा उपर्युक्त सभी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि दुर्घटना की प्रकृति के बारे में जो तीनों ऑप्शंस हैं हमारे ए, बी और सी, इन तीनों के माध्यम से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। यहाँ पे जो हमारा धारा 202 है, धारा 202 के अंतर्गत जो है बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है, धारा 202 के अंतर्गत। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद में यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए है हमारा धारा 154, ऑप्शन बी है धारा 155, ऑप्शन सी है धारा 156 और ऑप्शन डी है हमारा धारा 157। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है धारा 156, इसके अंतर्गत जो है रेल अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करना उल्लंघन माना जाता है, धारा 156 का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम संविधान के कुछ पार्ट्स जो बचे हुए हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमारे काफ़ी संविधान के पार्ट्स हैं, तो अगले जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें जो है हम संविधान और मूल विधि पर और एक वीडियो हम लाएंगे, जिसमें जो बचे हुए पोर्शंस हैं उसके जो शेष हैं क्वेश्चन उनके बारे में डिटेल से चर्चा होगी। और लास्ट में हम आपको एक PDF फाइल देंगे, PDF के रूप में क्वेश्चंस का कलेक्शन देंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा आसानी करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये आपको वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक और शेयर और कमेंट के द्वारा अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू।